उसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो है वो शुगर की बीमारी के बारे में बीमारी है, और वो भी लगभग 2 पार्ट जो रह गया है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। थायराइड ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट रहता है, और इससे जो है वो हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन और थायरो। गुड मॉर्निंग। थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक एंड साइकिक ग्रोथ ऑफ द रिस्पॉन्सिबल रहता है। मोहम्मद सलीम करीम खान जी, आपका वीडियो आप बंद कर दें तो आवाज भी अच्छे से आएगी, और जो है वो अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। आपका वीडियो आप बंद कर दें। सर जी, इनको ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए तो इनको इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी, कुछ कहना हो तो। थायरोक्सिन जो हार्मोन्स रहता है वो अपना नंबर चैट में कर दें। गुड मॉर्निंग सर। ये भी व्यक्ति वीडियो ऑन करता है तो साउंड में इसमें उसमें परेशानी जाती है, तो उसमें ग्रुप में डाल दें कि गुड मॉर्निंग, कि वीडियो ना ऑन करें और माइक को म्यूट करके रखें। जब कोई प्रश्न पूछना है तब माइक को ओपन करके और फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो थायरोक्सिन के बारे में हम बता रहे थे कि थायरोक्सिन हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोमेटिक एंड साइकिक ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, लास्ट में अपन ने थायरोक्सिन के बारे में पढ़े थे, और उसी के बारे में बता रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, शारीरिक और मानसिक वृद्धि, गुड मॉर्निंग, वृद्धि रिस्पॉन्सिबल होता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन की कमी जो है वो किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक वृद्धि में जो है वो रुकावट बनती है, और उसी को अपन बीमारी के नाम से जानते हैं। कल जो अपन ने हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और घेंगा रोग, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, इसके बारे में नहीं बता पाए थे, तो उसको अपन रिपीट कर देते हैं। बाकी थायराइड की एनाटॉमी अपन ने बता दिए थे। आज इसमें हार्मोन ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। साथ ही साथ थाइमस के बारे में भी डिस्कस कर देंगे, तब जाके कंप्लीट होगा, ताकि अपन फिर डायबिटीज शुरू कर सके। तो जो है वो किसी भी व्यक्ति के सेल को मल्टीप्लाई करता है, और सेल मल्टीप्लाई यानी कि गुणोत्तर वृद्धि, और 1 से 2 और 2 से बनते हैं 4, 4 से बनते हैं 8। ये कहलाता मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, या गुणोत्तर वृद्धि ऑफ द कोशा। कोशा की गुणोत्तर वृद्धि जो है वो होती जाती है, और किसी भी व्यक्ति का आकार बढ़ते चला जाता है। जैसे कि अपन ने सोमेटिक ग्रोथ के अंतर्गत देखे थे, मेल में और फीमेल में हाइट बढ़ना, वजन का बढ़ना, बालों का आना, स्पेशली फीमेल के जो स्कैल्प के हेयर रहते हैं वो ज्यादा आते हैं। मेल के जो है वो फेशियल हेयर, मॉस्टेक, मॉस्टेक मूंछों को अपन कहते हैं, मोस्टेक का आना, और जेनाइटल पार्ट। सर आवाज नहीं आ रही। नेट इशू है, मंगेश गुर्जर जी सही बता रहे हैं। नेट इशू आ रहा है जिसके कारण थोड़ा सा साउंड की और इसकी उसकी प्रॉब्लम जाती है। खैर अपन कंटिन्यू करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है
तो हम उसको देख रहे हैं और साउंड आ भी रहा है वैसे तो। अब तो आ रहा है सर, अभी क्लियर आ रहा है सर, साउंड क्लियर आ रहा है, वीडियो भी दिख रहा है सर अभी तो। साउंड को देखते हैं। ठीक है। आओ, तो अपन बता रहे थे कि थायरॉक्सिन से सोमैटिक वृद्धि देख चुके अपन। इसके बाद साइकिक वृद्धि, साइकिक मतलब मानसिक जो रूप से चेंजेस आते हैं मानसिक रूप से, तो वो देखते हैं अपन मानसिक रूप से क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसा पहला बताया कि मेल जो है वो थोड़ा क्रूअल होता है, अपना नेचर उसका कठोर होता है, और फीमेल का सिंपैथेटिक होता है, यानी कि वो कुछ आस्थाएं रखती हैं, कुछ किसी के प्रति जो है वो सिंपैथेटिक रहती हैं। जैसे अपने एग्जांपल दिए थे कि कोई छोटा सा डॉगी वगैरह दिखता है तो मेल जो रहते हैं 15 से 20 साल तक के बच्चे उसको मारते हैं, उसके साथ जो है वो खेलते हैं, परंतु फीमेल जो है वो उसको कोशिश करती है कि पाल ले या उसके साथ अच्छे प्यार से खेले, इस तरह की। दूसरी ग्रुप की आदत, फीमेल में ग्रुपिंग की आदत रहती है, कहीं पे भी ग्रुप में जाना, जबकि मेल जो है वो अकेले ही कहीं पे भी चले जाते हैं, उनको सिंगल की आदत रहती है। इसी प्रकार से ड्रेस सेंस को देखें अगर अपन, तो फीमेल जो है वो फ्रॉक छोड़ के सलवार कुर्ती में आ जाती है, और मेल जो है वो हाफ पैंट छोड़ के पैंट वगैरह पहनने लगते हैं, फुल पैंट। तो ये इस प्रकार के और बहुत सारे साइकिक चेंजेस रहते हैं। बात का तरीका, स्टाइलिस्ट होना, ये सब मेल फीमेल में चेंजेस आते हैं थायरॉक्सिन की वजह से। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तब जो बीमारी होती है वो दो अपन ने बताए थे। पहला जो है वो हाइपरथायराइडिज्म, अगर मान लो ज्यादा हो जाए थायरॉक्सिन तो हाइपरथायराइडिज्म, और कम हो जाए तो उसको कहते हैं अपन हाइपोथायराइडिज्म, HYPO, और पहला HYPER। हाइपर यानी ज्यादा, हाइपो यानी कम। तो पहले हाइपर का देख लेते हैं। हाइपरथायराइडिज्म अगर हो जाता है किसी को, थायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा निकलने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को मिस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा थकता है, कम काम करके भी उसको पूरे टाइम पसीना आते रहता है, जबकि उतना काम नहीं करता, पर एक्सेसिव परस्पायरेशन विथ लो वर्क। सिमिलरली द टायर्डनेस फील आफ्टर वर्क, और भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो एक्सेस एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स भूख लगना, और भोजन बहुत ज्यादा करता है वो। वेट गेन, उसका वजन जो है वो बढ़ता चला जाता है। आईज आर प्रोट्रूडेड, उसकी आंखें जो है वो ऐसी निकली हुई दिखाई देंगी, बड़ी आंखें रहेंगी, और नॉट कॉन्सेंट्रेट द वन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु पे जो है वो केंद्रित नहीं हो पाता। उसको कोई काम अगर कहेंगे तो वो बिगाड़ देगा, क्योंकि वो उसके प्रति सीरियस नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो है वो कभी उसको लगता है कि ये काम करूं, कभी वो साउंड अपने आप बंद हो जाता है, और कभी जो है वो फिर से किया जाता है। ठीक है, अभी साउंड हमने शुरू कर दी। तो अपन बता रहे थे हाइपरथायराइडिज्म की वजह से बात। अब जो है वो सेकंड आता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा कम निकलना थायराइड ग्लैंड से, और जब उसकी मात्रा कम निकलती है तो दो बीमारी होती है। पहली रहती है क्रिटिनिज्म, और दूसरी रहती है मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा एडल्ट में, और क्रिटिनिज्म बच्चों में रहता है। साथ ही साथ क्वाइटर बीमारी भी उसी की कमी से आती है, हार्मोन्स की कमी से। तो पहले अपन देखते हैं मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेल का जो वजन है वो बढ़ते जाता है,
और उसमें चर्बी की मात्रा जो है वो फोर आर्म, पेट, कंधे, थाई इसमें जमा होने लगती है, जिसके कारण उसकी हाइट बहुत कम रह जाती है। और लास्ट टाइम अपन ने बताए थे कि जैसे सर्कस वगैरह में जोकर रहते हैं, उस टाइप का पेशेंट होता है। उसके छोटे छोटे हाथ रहते हैं और बहुत तेजी से छोटे छोटे स्टेप करके वो दौड़ता है। तो ऐसा पेशेंट भी जो है वो पढ़ नहीं पाता, माइंड उसका, दिमाग लगता नहीं पढ़ाई में, और फिर इसी तरह की जोकर टाइप की हरकत करता है। तो ये एडल्ट में मैक्सियोडिमा और बच्चों में रहती है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म वाला जो पेशेंट रहता है वो माइंड से बहुत वीक रहता है, बोलने में स्टूपिड रहता है। स्टूपिड यानी कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देगा, गाली बक देगा, इस तरह की जो आदत है वो बच्चे में रहेगी। उसका टंग जो है वो दोनों लिप्स के बीच में हमेशा दिखाई देगी, ऐसी टंग जो है बाहर रहती है उसकी। उसके एक होंठ के किनारे से जो है वो सलाइवेशन होते रहता है, लार बहते रहती है। सलाइवेशन secreted every time in one and both lips corner, दोनों लिप्स कॉर्नर्स। लैक्राइमेशन, उसका आंसू जो है वो निकलते रहते हैं, नहीं कर पाता और इग्नोर करता है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स जो है वो बहती नहीं है वैसी। और हाइजीन मेंटेन नहीं करता, इधर से उधर घूमता रहता है, उसका पैंट हमेशा खिसकते रहता है। यदि उसको अपन टाइट भी पहना दे तो उसको ऐसी फीलिंग होती है कि पैंट निपच रहा, वो बार बार ऊपर करता रहता। तो ये क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम रहती है। और भी इसके बहुत सारे सिम्टम है, मगर अपन को जो है वो छोटे छोटे कम सिम्टम्स में काम चलाना पड़ता है। तीसरा है घेंगा रोग, जिसको ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। हमने एक PDF भेजे थे ग्रुप में, तो वो गुप्ता जी ने डाल दिए होंगे, उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से गले में जो है वो ट्यूमर टाइप का बन जाता है। गुड मॉर्निंग। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट। हाँ, गुड मॉर्निंग। थायराइड ग्लैंड सर ये बीच गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सुहानी लोधी को मिला नहीं है कहते हैं, और भी जिसको नहीं मिला है तो गुप्ता जी कैसे नंबर शेयर करके और ले सकते हैं। जो वीडियो हमने भेज दिए थे, PDF है। और सेल मंसूरी दे सकते हैं PDF, उसमें अपन ने दोनों तीनों बीमारी का भेजे हैं PDF, और उसकी थ्योरी लिटरेचर भी भेजे। तो वही ग्वाइटर बीमारी है जिसको अपन घेंगा रोग कहते हैं। और ये घेंगा रोग होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से और आयोडीन की कमी से। क्योंकि इसमें अपन ने देखे थे आवाज नहीं आ रही सर। कोई ज्वाइन करता है 9:05 तक तो वो गुड मॉर्निंग कर ले, और नहीं तो वो मैसेज भेज दे, हमको देख लेते हैं हम उसमें वो गुड मॉर्निंग कर रहा है करके। ऐसा कोशिश करें। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं अपन इन दोनों बीमारी में कि किस तरह से उसको अपन ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में पहली दवाई है ब्रोमियम। ये इलेक्ट्रो और होम्योपैथी दोनों में ही है। ब्रोमियम करके मेडिसिन आती है, जो कि ब्रोमाइड नामक कैलिश जो केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, ये केमिकल कंटेंट से बनती है। ये दवा उन लोगों के लिए जिनका शरीर नाजुक, बाल और आंखें हल्की, नीचे दिए लक्षण दवा असरदार होते हैं। तो ये ब्रोमियम किस किस को दे सकते हैं अपन? बार बार थायराइड, टांसिल और पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आती है,
तो थायराइड तो अपन जानते हैं यहाँ गले में रहता है। टॉन्सिल ये दाढ़ी के बिल्कुल निचले पार्ट में रहता है। इसको अपन माउथ ओपन करके भी देख सकते हैं। बच्चे को माउथ ओपन करने के बाद उसको ये बोलना चाहिए कि आ शब्द मुंह से निकाल। जब वो आ बोलता है तब उसके दोनों टॉन्सिल जो है वो पास पास आ जाते हैं और अपन को दिखाई देते हैं कि हाँ ये टॉन्सिल है। तो इसमें रेडनेस अगर ज्यादा रहेगी तो मतलब टॉन्सिल में सूजन है। तीसरा, पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवा वाली ग्रंथि रहती है बिल्कुल कान के नीचे रहती है। तो जब कभी पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आती है तो देखे होंगे काले कलर की एक पट्टी रहती है जिसमें छेद रहते हैं, वो एट्रोपा बेलाडोना रहती है और वो मेडिकेटेड पट्टी रहती है, उसको लगा लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसे बार बार पेशेंट जो थायराइड ग्लैंड, टॉन्सिल और पैरोटिड ग्लैंड इनकी सूजन से परेशान है तो वो इस ब्रोमियम दवाई से ठीक हो जाते हैं। वाइटर हो जाना यानी घेंगा रोग होना, दिल के बढ़ने के साथ धड़कनें तेज होना। दिल के बढ़ने मतलब कार्डियोमेगाली के साथ साथ उसकी दिल की धड़कन जो है वो उसको फील होती, धड़कन तेज होती मतलब टेकीकार्डिया। बार बार श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा और लैरिंजाइटिस, उसको बार बार सांस की परेशानी होती है जैसे कि अस्थमाटिक अटैक आता है। और लैरिंजाइटिस यानी बार बार उसका गला बैठ जाता है, जैसे कोई लंबे समय तक कोई शादी के माहौल में रहे, चिल्ला चोट करे, अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं तो कुछ दिन बाद उसका गला बैठ जाता है, वही कहलाता है लैरिंजाइटिस। चेहरे पर बार बार मुहासे या फोड़े होना, उसके फेस में जो है वो बार पिंपल या छोटी छोटी फुंसियां होती हैं, फोड़ी होती हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तब ऐसे में ब्रोमियम देते हैं। शाम से आधी रात तक लक्षण जो है वो सिम्टम्स उसके बढ़ते जाते हैं और ठंडी हवा में और पानी से बढ़ते हैं। द सिम्टम्स में बी इंक्रीज आफ्टर द नाइट, इट मीन्स द डे टाइम द सिम्टम्स आर सप्रेस्ड बट आफ्टर इंक्रीज इवनिंग टाइम, शाम से आधी रात तक ठंडी हवा पानी से बढ़ जाना। द इंक्रीज और एग्रावेटेड आफ्टर द कोल्ड एयर एंड द वाटर, तब उसमें अपन ब्रोमियम मेडिसिन देके और इसको ठीक कर सकते हैं। सेकंड है फोकस वेसिकुलस। ये फोकस वेसिकुलस नाम की दवाई जो है वो सेकंड मेडिसिन है। FUCUS VESI CULOSUS फोकस वेसिकुलस मेडिसिन तब दी जाती है जब घेंगा रोग के साथ साथ आंखों की पुतलियां बाहर की तरफ निकले, पेशेंट को मोटापा हो बहुत ज्यादा, बदहजमी, पेट फूलना और कब्ज होना, इंडाइजेशन, द डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन, these symptoms may related to the focus vesiculus. Next is iodinum. आयोडिनम जो मेडिसिन है वो थायरॉक्सिन जो टैबलेट कल अपन ने बताए थे 2.5 mg या 25 mg की थायरॉक्सिन, उसके जैसे ये काम करती है आयोडिनम, IODINUM। जैसा कि इसका नाम है, ये भी आयोडीन को पोटेंटाइज करके बनाई जाती है ये दवाई। और थायराइड बढ़ने के लिए आयोडिनम एक बहुत अच्छी दवा है। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ता है, वाइटर होता है और उन लोगों को भी सूट करती है जो दुबले पतले रहते हैं या जिनका रंग सांवला रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाता है। द पेशेंट कलर इज नॉट फेयर एज वेल एज द इंक्रीज द साइज ऑफ द ग्लैंड। दीज मेडिसिन्स आर एक्ट इन दिस सिम्टम्स, इन लक्षणों पे काम करती। पहला, उचित तरीके से खाने के बाद भी वजन कम होना। If the patient are regularly eat the balanced diet, but its weight are not gain, उसका वजन फिर से भी नहीं बढ़ता, ऐसे मरीज को बहुत प्रॉब्लम।
नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा होते हैं तो नेटवर्क इशू थोड़ा आ जाता है, और अब देखते हैं अपन कि 116, 120 तक जो स्टूडेंट है वो शामिल होते हैं, तो उसके कारण थोड़ा नेटवर्क इशू आता है, पर कोशिश करते हैं अपन की पावरफुल बना रहे। कब्ज होना और मल करने के बाद गुदा में चुभन वाला दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन एंड आफ्टर डिफिकेशन, पेन इन एनल रीजन, योनि का सूखापन और अनियमित मासिक धर्म, इरेगुलर मेंसेस एंड ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना, नब्ज एवं धड़कन तेज होना, छाती में संकुचन महसूस होना, द टाइटनेस ऑफ द चेस्ट एंड पल्स एंड हार्ट रेट आर में इंक्रीज, बाल झड़ना, एलोपीसिया और लॉस ऑफ हेयर, बार बार तेज सिर दर्द होना, एवरी टाइम एंड रिपीटेड हेडेक, जो आंखों पर जोर पड़ने से धूप में जाने से शुरू होता है। द हेडेक में बी इंक्रीज आफ्टर द कमिंग इन सनलाइट एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेटेड विजन विथ आईज, सूरज उगने से ढलने तक सिर दर्द बना रहता है। द हेडेक में बी प्रेजेंट सनराइज टू सनसेट, नमक खाने की बहुत अधिक इच्छा होना, डिजायर टू द साल्टी मटेरियल, फूड मटेरियल, त्वचा का तेली टोन एनीमिया, वजन घटना और आसानी से सर्दी जुकाम हो जाना, त्वचा का जो है वो स्किन में ऑयली स्किन होना, एनीमिया यानी वजन खून की कमी होना और आसानी से सर्दी जुकाम हो जाना, इजीली पेशेंट इफेक्टेड फॉर द ओराइजा। ये इतने जो है वो सिम्टम्स अगर आते हैं तो नेट्राम्यूर नामक मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट का T3, T4, TSH के बाद ऐसी डाउटफुल कंडीशन लगती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कम आ रहा है, वाईफाई में डिस्टरबेंस आ जाता है, इस कारण जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी फिर से ज्वाइन हो गए हैं, तो ये बात सही कहे बेसिस गुप्ता जी ने कि कभी नेटवर्क वो प्रॉब्लम आती तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, और उम्मीद है कि अभी फिर से ज्वाइन हो गए हैं तो अभी आवाज आ रही है। गुप्ता जी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक। तो अपन ये पढ़ रहे थे स्पॉन्जिया टोस्टा के बारे में, हम बता रहे थे स्पॉन्जिया टोस्टा एक प्रकार की समुद्र में मिलने वाली एल्गी है जो स्पंज की भांति रहती है, और उसको अपन ऐसा रसगुल्ले टाइप दबा दें तो उसमें से पानी निकल जाता है और उस स्पंज को पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाई जाती है स्पॉन्जिया टोस्टिया। स्पॉन्जिया टोस्टा का मुख्य रोल रहता है खांसी में, और जो कुत्ता खांसी रहती है जिसको अपन कुकर खांसी या इंग्लिश में होपिंग कफ कहते हैं, तो होपिंग कफ आर क्योर बाय द स्पॉन्जिया टोस्टा, बट एज वेल एज द फॉलोइंग सिम्टम्स आर सीन इन केस ऑफ इंक्रीज थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ गया है तो प्रॉब्लम आ गई है, तो स्पॉन्जिया टोस्टा से भी ये रोग ठीक होता है। ये दवा खासकर बच्चों और महिलाओं को सूट करती है, उन लोगों पर असर करती है जिनके बाल हल्के और रंग गोरा होता है। बाल हल्के का मतलब होता है कि बालों का कम होना और स्पार्सी होना, बहुत पतले पतले मुलायम रेशम की जैसे बाल रहते हैं, और फेयर कलर वालों को ये दी जाती है। इसमें मेन चीज रहती है ग्वाइटर होना। थोड़ा बहुत भी अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ा दिखाई दे रहा है, उसको चेक करने के लिए पीछे से पेशेंट को सामने बिठाते हैं और पीछे से करके उसको दबाते हैं। अगर आपको सिंपल प्रेस करने से पेशेंट कहने लगे कि उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब ग्लैंड का आकार बढ़ा हुआ है। अदरवाइज जब तक अपन तेजी से नहीं दबाते तब तक जो है वो सांस लेने में परेशानी नहीं होती, और यदि ग्लैंड बढ़ा है तो वो थोड़ा सा भी दबाने पर जो है वो उसको सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका ग्वाइटर बढ़ा हुआ है, सॉरी
थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है, जिस बीमारी को अपन ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। रात के समय दम घुटने की भावना होना, ब्रीथलेसनेस एट नाइट। इसमें कुछ जो अपनी महिला डॉक्टर हैं उनको हम बता दें कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बाद थायरॉक्सिन के ज्यादा लिबरेट होने के कारण थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, परंतु वो आकार बढ़ता है वो एक फिजियोलॉजी है, वो पैथोलॉजी नहीं है। क्योंकि अपन जब सिम्टम्स देखते हैं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में अपन सबसे पहले यूरिन टेस्ट कराते हैं, और आजकल जो है वो उसकी स्ट्रिप आती है जिससे यूरिन टेस्ट होता है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा एन करके। तो वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि उसको हार्मोन्स जो है, कोरोनिक हार्मोन्स उसके यूरिन में जा रहे हैं, और वो इंडिकेट करते हैं प्रज्ञा न्यूज। हाँ ठीक, यूपीटी या प्रज्ञा न्यूज के टाइप का दिखाई देती है। तो दिस इज ए फर्स्ट सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी। Otherwise, the morning sickness and different type of symptoms are feel the female during the pregnancy 3rd month, 1st trimester. But after starting the 2nd trimester are started from the 4th month of the pregnancy. चौथे महीने में जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है तब फीमेल अगर ANC के लिए आती है, एंटीनेंटल केयर, जिसमें वो बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट, तब उसको प्रज्ञा न्यूज किट, ठीक, तब उसको अपन बिठालते हैं और यहाँ पर दोनों हाथ से उसको ऐसा करके देखते हैं, तो उसमें पता लगता है कि उसको थायराइड उसका थोड़ा सा बढ़ा है। तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, डेवलपमेंट एंड enlargement of the thyroid gland and weight gain, these are the normal physiology of the particular pregnant woman. This is not a disease. तो उससे थोड़ा सा DD रखें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखें। कोई अगर ऐसी फीमेल दिखती जिसका थायराइड थोड़ा बढ़ा दिखता है तो उससे ये जरूर पूछें कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। अगर वो बताती है कि वो हाँ प्रेग्नेंट है, तब वो थायराइड फिर उसका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली बढ़ा रहता है। वो दिस इज नॉट ए डिसीज। तो पेय पदार्थ लेने पर लक्षण बेहतर होना, एमुलरेशन एंड एग्रावेशन। एग्रावेशन मतलब बढ़ना और एमुलरेशन मतलब घटना। तो जैसे इसमें बताया कि कोई भी अगर गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, गर्म दूध, जो टमाटर का सूप, गर्म पानी, अगर ये पेशेंट पीता है तो उसको बेहतर फील होता है। तो एमुलरेशन ऑफ द सिम्टम आफ्टर ड्रिंकिंग द हॉट ड्रिंक्स, छाती में दर्द के साथ दम घुटना और पसीना आना, चेस्ट पेन एंड सफोकेशन। ड्यूरिंग चेस्ट पेन एंड सफोकेशन द पेशेंट कंप्लेंट टू द परस्पायरेशन एक्सेसिव, दिल में मौजूद वाल्व का लीक करना। अब ये तो इको कार्डियोग्राफी से ही पता लग जाता है, वैसे नहीं पता लगता, इसलिए अपन इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। अचानक धड़कन तेज होने के साथ दर्द और चिंता होना, ये जरूर है हाइपरथायराइडिज्म के केस में। पेशेंट चलते चलते, काम करते करते अचानक बैठ जाता है, अपन उसको पूछते क्या हुआ, तब वो बताता है कि उसको दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज चल रही है, क्योंकि उसको कहते हैं अपन टेकीकार्डिया। द हार्ट रेट में बी इंक्रीज अप टू द 100 mm, 100 से भी ज्यादा पर मिनट उसकी फील होती है, और उसको जो है वो खांसी आती है। कभी भी हार्ट के केस में अगर खांसी आती है तो उसको खांस लेने देना चाहिए। खांसने से जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग होने के चांस रहते हैं तो वो निकल जाते हैं। द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड क्लॉट इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी बेसिकली सप्लाई इन द हार्ट ड्यूरिंग कफिंग पेशेंट। इफ द पेशेंट इज कफिंग द क्लॉट में बी रिमूव, तो उसको खांस लेना चाहिए। और अगर वो खांस नहीं रहा है तो अपन खुद बोलेंगे कि खांसी निकालो, ऐसा करो जैसे खांसी आए। तो 2-4 बार खांस लेगा तो उसका क्लॉट जो है वो रिमूव हो जाता है। बार बार सूखी खांसी होना, खासकर मीठा ठंडा खाने पीने के बाद या धूम्रपान करने से। एवरी टाइम पेशेंट फीलिंग द ड्राई कफ
especially after drink and eating the cold and sweet material, as well as during after the smoking. ये प्रॉब्लम्स जो है वो स्पॉन्जियोटोस्टा में अगर होती है और थायराइड भी बढ़ा रहता है, थायरॉक्सिन भी बढ़ा रहता है, तब इतने सिम्टम के आधार पर उसको स्पॉन्जियोटोस्टा दे सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन जो इसी के नाम से बनी है, थायरोडिनम। थायरोडिनम जो दवाई है वो इन लक्षणों के आधार पर देख सकते हैं। थायराइड बहुत कम होना, यानी कि थायरॉक्सिन लेवल इन द ब्लड में भी डिक्रीजेस, जिससे व्यक्ति का पोषण और विकास प्रभावित होता है। द डाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इज इफेक्टेड, खासकर उन बच्चों को जिन्हें जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म है, स्पेशली द चाइल्ड विथ कंजेनाइटली हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म जिनके हार्मोन कम निकल रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है अगर, तो थायरॉक्सिन देना चाहिए। सेकंड, ये थायरॉक्सिन के बारे में बताया। इसी के बाद सेकंड आता है थायरोकैल्सिटोनिन। जिन लोगों ने लिस्ट बनाए तो वो देख सकते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन इज ए सेकंड हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायरोकैल्सिटोनिन का काम रहता है कि जो डाइट में हम कैल्शियम की मात्रा लेते हैं, कैल्शियम की मात्रा हमें डाइट में जो है वो मिलती किस किस चीज से, वो हम बता दें। एक खाने में हमें कैल्शियम उन चीजों से मिलता है जो अपन जमीन के नीचे से उगी हुई चीजें खाते हैं, जैसे कि गठान वाली चीजें, सभी जमीन से, आलू, शकरकंद, मूंगफली के दाने, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश, ये चीजें जो है वो कैल्शियम की प्रचुर मात्रा रहती है। खासकर ड्राई फ्रूट्स में अगर देखें तो बादाम, आलमंड इज ए रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम। अब अपन ने आलू खा लिए, कार्बोहाइड्रेट आलू में ज्यादा रहता है, और बादाम खा लिए, इसलिए आवाज नहीं आ रही, हम इसलिए स्लो बता रहे हैं नेटवर्क के कारण। और ब्लड में जो है वो कैल्शियम चला गया, शकरकंद से कैल्शियम चला गया, कैल्सीमैक्स से। अब वो कैल्शियम जो है वो शरीर में घूम रहा है ब्लड के थ्रू। अब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो है वो इस कैल्शियम को पकड़ के और हड्डी में डिपॉजिट करेगा, और हड्डियां मजबूत होती जाएंगी। इसलिए अपन ज्वाइंट पेन या बच्चों को दूध पिलाते हैं, द रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम इज मिल्क। मिल्क इज ए कंप्लीट प्रोटीन। इन द मिल्क एंड एग्स, अंडे और मिल्क में जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम रहता है। और ऐसे में बच्चे ने जो है वो कैल्शियम के लिए दूध पिलाया अपन ने, अब वो मिल्क जब जाएगा ब्लड में तो कैल्शियम की मात्रा को थायरोकैल्सिटोनिन जो रहेगा वो उसमें डिपॉजिट करने का काम करेगा। इसलिए कैल्सिटोनिन, कैल्सी मतलब कैल्शियम, और टोनिन यानी उसको टोन करके या बिखरा के और हड्डियों में डिपॉजिट करना, तो ये उसका दूसरा काम रहता है। इट मीन्स द थायरोकैल्सिटोनिन डिफिशियंसी, जो अपन अभी पैराथायराइड में पढ़ेंगे, उससे हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। द बोन्स आर वीक एंड लेवाइल टू द फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए कैल्शियम की मात्रा जो है वो बैलेंस डाइट में लेना जरूरी रहता है। साथ ही साथ कैल्शियम जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देती। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको कैल्शियम टैबलेट, कैल्सीमैक्स ग्रेन्यूल्स, अंडे, दूध, इसकी सलाह दी जाती है ताकि उसके शरीर में कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये चीजें जो है वो रहती हैं। दूसरा ग्लैंड पे अपन तत्काल आ जाते हैं क्योंकि अपने पास 10 मिनट है, और अपन पैराथायराइड भी पढ़ना है और थायरस। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे ही प्रेजेंट रहता है। इनकी संख्या 4 रहती है, छोटे छोटे। और जैसे अपन ने थायराइड का वजन बताए थे 25 ग्राम, आधा छटाक, ये रहता है 50 मिलीग्राम।
50 मिलीग्राम, और मिलीग्राम और ग्राम का योग आप लोगों को मालूम ही है। प्रति 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम रहता है। तो उसमें जो सोना जो लोग खरीदते हैं तो वो लोग तोला और ग्राम जानते हैं। 10 ग्राम का 1 तोला हो जाता है, जिसमें कि 10,000 मिलीग्राम रहते हैं, और फिर उस हिसाब से गणित रहता है। तो एक पैराथायराइड का वजन 4 रहते हैं टोटल। तो एक पैराथायराइड का वजन 50 मिलीग्राम होता है। तो उस प्रकार से उसको गणित करके अपन कर सकते हैं कि लगभग कितना रहता होगा। 200 मिलीग्राम वजन चारों पैराथायराइड के रहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स रहते हैं वो अपन देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स इससे लिबरेट होते हैं। और इससे लिबरेट होते हैं पैराथार्मोन which control the metabolism of calcium and phosphorus with the thyrocalcitonin। और इससे जो पैराथार्मोन्स रहते हैं वो थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके वर्क करते हैं। और थायराइड का अपन ने जो डायमीटर पढ़े थे वो 5 into 2.5 into 2.5 मिलीमीटर, जबकि पैराथायराइड का जो रहेगा वो 6 into 4 into 2 मिलीमीटर। और इसका आकार जो रहता है स्प्लिट पी का मतलब होता है जो मटर का दाना है उसको अगर अपन बीच में चाकू से इतना काटें कि बस वो आधा कटे तो वो कहलाएगा बटा हुआ या स्प्लिट पी मटर का दाना। और इसका वजन 50 मिलीग्राम बता चुके। अब इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। हाइपर पैराथायराइडिज्म पहला, यदि पैराथाइड से निकलने वाले हार्मोन पैराथार्मोन अधिक मात्रा में निकलते हैं तो ये रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम बोन मेकिंग देम वीक लेवाइल टू द फ्रैक्चर। और जैसे थायराइड के साथ मिलके काम करते हैं ये थायरोकैल्सिटोनिन, और ये कैल्शियम की मात्रा को बोन से निकालते जाते हैं। ठीक है ना, जमा करने का काम थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन का। और पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन की यदि कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, कैल्शियम जो है वो निकलते चला जाएगा। हाइपर है ना, हाइपर बढ़ने से, सॉरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो कैल्शियम की मात्रा बोन में से निकलते चले जाएगी और बोन जो है वो फ्रैक्चर के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ यदि कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तब उसको कहते हैं अपन हाइपर कैल्सीमिया। और ये जब किडनी में छनने के लिए जाता है तब ऐसी स्थिति में ब्लड के साथ जाएगा तो कैल्शियम वहीं डिपॉजिट होते जाता है, वो छन नहीं पाता और फिर वो बनाता है स्टोन, जिसको अपन ऑक्जिलेट स्टोन के नाम से जानते हैं। स्टोन को कैलकुलाई भी कहते हैं, किडनी स्टोन को कैलकुलाई कहते हैं। यदि आपके पास कोई सोनोग्राफी की रिपोर्ट आए, उसमें सोनोग्राफी रिपोर्ट जो रहती है KUV की रहती है, इसमें एब्डोमिनल USG नहीं होती, KUV का मतलब होता है K फॉर किडनी, U फॉर यूरेटर और B फॉर ब्लैडर। एक्सरे KUV। और ये पाइलोग्राफी के द्वारा होती है जिसमें कि एक सिरिंज में डाई भर के और वेन में डाला जाता है और जब ये किडनी में छनने के लिए जाता है ये रेडियो ओपेक डाई रहती है जिससे कि वहां पर पूरा ओपेक बन जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि हड्डियों के तो एक्सरे में चित्र आ जाते हैं मगर मांस के नहीं आते, तो उसके लिए रेडियो ओपेक डाई बेरियम को डाला जाता है और बेरियम से फिर वो 1 घंटे बाद जब वो छनने के लिए जाता है ब्लड तब उसमें दिखाई देता है। तब ऐसे में ब्लड तो छन जाता है मगर कैल्शियम रुक जाता है और कैल्शियम रुक जाता है और वही बनाता है कैलकुलाई। तो रिपोर्ट में आता है कि 5 to 4 मिलीग्राम स्टोन, उसका वजन जो है वो 50 मिलीग्राम कभी 40 मिलीग्राम के स्टोन रहते हैं, वही कहलाते हैं कैलकुलाई। सेकंड पैराथायराइड से देखते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। It may occur spontaneously accidental removal of the gland during thyroidectomy। जब थायरोकैल्सिटोनिन या पैराथार्मोन ब्लड में कम जा रहे हैं या निकलना कम हो गया उनका, हाइपोपैराथायराइडिज्म।
और ये निकलना कम क्यों हो जाता है इसके बारे में भी अपन बता दें। यदि कोई लंबे समय तक ड्रग्स लेता है, किसी इलाज के लिए कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसका और उसको एंटीबायोटिक लगातार दिए जा रहा है, तो उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट पैराथार्मोन पर पड़ता है। हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड, उससे वो सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होना यानी दब जाना, और उससे निकलने वाले हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो ब्लड में अपन नापते हैं तब उसका कहलाता हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा की कमी, लीडिंग टू इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, और उसके कारण पेशेंट की जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी यानी हाथ वगैरह ये कांपने लगते हैं, कॉजिंग मस्कुलर स्पाज्म एंड कन्वर्जन, जिसको कहते हैं टेटेनी। एक रोग होता है टेटेनी जो पैराथार्मोन की कमी के कारण होता है, और ये ज्यादातर स्मोकर्स इस चीज से सफर करते हैं या एल्कोहलिक जो रहते हैं। किसी पेशेंट को जो है वो अगर मान लो 5-10 साल तक कंटिन्यू शराब पीने की या सिगरेट पीने की आदत है, ऐसी स्थिति में उसको जब जिस दिन सिगरेट नहीं मिलती या जिस दिन उसको शराब नहीं मिलती, तो वो हार्मोन का स्तर जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथ कपकपाने लगते हैं, और साइन वगैरह अपन करवाते हैं तो ठीक से साइन भी नहीं कर पाता। उस रोग को कहते हैं टेटेनी, TETANY। टेटेनी और टेटेनस से हम थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देते हैं। टेटेनस जो रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम टेटेनी के कारण होता है, जो कि जंग वाली कील या रस्ट वाले कोई आइटम ऐसे हो जिनके द्वारा होता है। सरोता हो, खलबट्टा हो, या कील गड़ जाए, पेंचकस हो, ये उसके कारण होता है इंजूरियस प्रॉब्लम, टेटेनस। और ये जो टेटेनी है वो हार्मोन के द्वारा होता है, तो इसमें अंतर रखें। टेटेनस की स्पेलिंग TETANUS है और टेटेनी की स्पेलिंग TETANY है, टेटेनी। ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट झूठ बोलता है कि वो सिगरेट नहीं पीता, तब उसके हाथों को सामने रखते हैं इस तरह से और उसको बोलते हैं अपने हाथ सामने रखें। जब वो सामने हाथ रखता है तब एक ब्लैंक कागज जो बिल्कुल कुछ लिखा ना हो उसको अपन इस तरह से रख देते हैं हाथ में, और हाथ में रखते हैं तो उसके हाथ यूं कपकपाता हुआ कागज दिखाई देता है। ये ऐसा कपकपाएगा तब अपन समझ जाते हैं कि ये पेशेंट झूठ बोल रहा है और ये शराब भी पीता है और सिगरेट भी पीता है। और अगर वो कागज नहीं कपकपाए तो इसका मतलब कि वो सही बोल रहा है, वो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिसका अपन इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा सकते हैं। तो ये टेटेनी का ये उसी टाइप से रहता है जैसे किसी लड़की को पहली बार शादी के लिए कोई लोग देखने आते हैं और उसको बोलते हैं चाय ले आओ, तो वो चाय और मग लेके आती है तो उसके हाथ कपकपाते हैं और कड़ 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 आवाज आती है। ये काफी लोगों को अनुभव होगा इसका। तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो टेटेनी रोग में होती है जो हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनती है। तो ये थायराइड और पैराथायराइड और इससे संबंधित बीमारियों के बारे में अपन ने पढ़े और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़े। ये जो पैराथार्मोन की कमी से होती हैं जो अपन ने इसमें मेडिसिन बताए, यही मेडिसिन काम में आती है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। जो ब्रोमियम, फूकस वेसिकुलस, आयोडिनम और थायरोडिनम, नेट्रम्यूर, स्पांजियाटोस्टा, ये पैराथायराइड की भी जितनी कंप्लेंट बताए उसमें ये भी काम आती हैं, इसलिए यही मेडिसिन रिपीट लिखी है, उसको बताने से कोई मतलब नहीं। आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो एक एक करके करें, फिर अपन कल मधुमेह शुरू करेंगे या डायबिटीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, आशुतोष टीकादार। हाँ सर, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है सर। जब हाइपर थायराइडिज्म है तो उसमें तो थायराइड। आशुतोष टीकादार, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरा? हेलो, हाँ, थायरॉक्सिन। हाँ सर, थायरॉक्सिन आ रही सर। जब हाइपर थायराइडिज्म है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, हाइपो में कम होता है।
तो सर हाइपर में कैसे सर थायरॉक्सिन टैबलेट दिया जाता है, फिर तो वो सिक्रेशन और बढ़ जाएंगे। नहीं, टैबलेट दे के कम किया जाता है ना उसका। थायरॉक्सिन टैबलेट पोटेंटाइज रहती है और वो पोटेंटाइज होने के कारण उसको कम करती है। टैबलेट का नाम जरूर थायरॉक्सिन है मगर उसको कम करती है, प्रोटेक्टिव करते हैं। जी सर आप भी समझ में है। वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं है, वो प्रोटेक्टिव करते हैं। उसको सिक्रेशन को रोकता है, हार्मोन को। हाँ सर एक मर्तबा हाँ सर जिनका कम हो जाता है हाइपो रहता है। हाँ T3 T4 TSH कैसे पता चलेगा हाइपो है कि हाइपर है? हाइपो जिनको कम, हाँ उसमें उसका लेवल पता लग जाता है। उसको जो है स्टडी करने की तकनीक रहती है, उस तकनीक से पता लग जाता है। ऐसे कंफ्यूजन होता है टाइफाइड के केस। टाइफाइड में भी प्लस प्लस माइनस माइनस आते हैं, तो उसकी तकनीक रहती है जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि कम है कि ज्यादा है। सेल मंसूरी क्या पूछ रही हैं? सर इसमें डायग्नोसिस कौन सा करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन में टेस्ट कौन सा होता है? T3 T4 TSH ब्लड में। सर हाइपोथायराइड और पैराथायराइड एक होता है? हाँ दोनों में T3 T4 TSH होता है, जिसको थायरॉक्सिन टेस्ट भी कहते हैं, और उससे जो है वो पता लग जाता है कि उसका लेवल कितना है कर। जी थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। एक बार सर KUV के बारे में थोड़ा पटेल कुछ समझ तो नहीं रहे? जी सर जैसे कोई पेशेंट है सर जो स्मोक और ये ड्रिंक करता हो, सर उसने छोड़ दी हो ये, तो मतलब उसका ये जो आप बोले ना हाथ कांपते हैं उसके, तो सर बाद में भी उसके हाथ कांपेंगे या फिर ठीक हो जाएगा? यदि उसको छोड़े हुए 1 साल से अधिक हो गए हैं तो फिर वो हाथ नहीं कपेंगे। पर यदि मान लो रिसेंटली छोड़ा उसने 1-2 महीने 4 महीने हुए तो हाथ उसके कपेंगे, क्योंकि सिम्टम जाने में कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाता है। सर मेरा सवाल है, हाइपोथायरॉयडिज्म में के क्या बारे में हम बता दे रहे हैं। किडनी हाइपोथायरॉयडिज्म में उसके हार्मोन्स बढ़ाने के लिए उसको जो मेडिसिन वगैरह चल रही है, अगर कोई पुरानी मेडिसिन वगैरह चल रही है तो उसको बंद किया जाता है और उसको आयोडीन से रिलेटेड भोजन दिया जाता है। हमने कल बताए थे आयोडीन जो सबसे ज्यादा होता है वो लहसुन में होता है, जिसको अपन बॉटनिकल नेम एलियम सटाइवा कहते हैं। एलियम सीपा मतलब प्याज और एलियम सटाइवा मतलब लहसुन। साथ ही साथ उसको आयोडाइज्ड नमक दिया जाता है और मेडिकल स्टोर में एक आयोडाइज्ड आयोडीन वाटर मिलता है। आयोडीन वाटर को जब भी वो पानी पीता है या एक बोतल में आयोडीन वाटर मिला लेते हैं और फिर जब भी पानी पीता है तो वो उसी वाला पानी को इस्तेमाल करता है। ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं, तो उससे आयोडीन का लेवल बढ़ा देते हैं। कैसे पता चलता है डिक्रीज है कि नहीं? दौलानी साहब ने बता रहे हैं। हाँ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से उसमें नीचे कमेंट्स लिखे रहते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, तो वो पता लग जाता है। KUE का मतलब है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का एक्सरे लेने के लिए पहले बेरियम डाई रहती है जिसको इंजेक्शन में भर के और IV डाला जाता है, और वो जब 1 घंटे बाद छनने के लिए जाती है तो वो पूरे रेडियो ओपेक कर देती है पूरे क्षेत्र को, KUV को। KUV यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। किडनी और ब्लैडर के बीच में एक नली रहती है जो पेशाब ले जाने का काम करती है, तो वो तीनों में देख लेते हैं कि कहीं रुकावट है तो स्टोन इसका मतलब है। हर्षित रॉय पूछ लें, फिर इसके बाद बंद कर दें। हाँ सर, वो अपने
सर आपने बताया हाथ का ऊपर कोरा कागज रखना, तो लिखा हुआ कागज नहीं रखने से क्या फर्क पड़ते है और कोरा कागज रखने से क्या फर्क पड़ते है हाथ का ऊपर? हम समझ नहीं पा रहा है साहब। सर वो ये बोल रहे हैं। हाँ सर बता दो, हाथ का ऊपर आपने बताया ये कोरा कागज रखना, सफेद कागज, अगर लिखा हुआ कागज रखूं तो क्या उसमें समझ में नहीं आएगा क्या? हाँ नहीं, वो लिखा हुआ जो कागज रहता है उसमें ध्यान भटकता है, इसलिए ब्लैंक पेज ही रखा जाता है। कभी भी ब्लैंक पेज रखने से ही जो है वो अपन को दिखाई देता है, क्योंकि बहुत फाइन मूवमेंट होता है। हाँ फाइन मूवमेंट होता है। ठीक है। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो सर। सर जिनको थायराइड कम होता है और सर वो थायराइड कम खाते हैं तो क्या ये जड़ से खत्म नहीं होता थायराइड? हेलो सर। हेलो। नहीं, उसको जड़ से खत्म नहीं करते, हाँ मेंटेन करते हैं इसको, समझ गए? कभी भी कोई भी हार्मोन लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, सेलू को, उसको खत्म नहीं करते। हाँ जी सर, वो काफी मेंटेन करते हैं। जैसे शुगर के पेशेंट को शुगर खत्म थोड़ी कर सकते हैं। सर मैं ये ट्रीटमेंट बता सकता हूँ जो मैंने लिया और उससे कम किया, मेंटेन करके रखना।